हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं मोहित कुमार एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी लेकर के। आज हम इंडियन पॉलिटी में डिस्कस करने वाले हैं पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम होता क्या है? देखिए, पंचायती राज को हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नाम से भी जाना जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वायत्त संस्थाएं जो स्वयं से चलती हैं, स्वायत्त, स्वयं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो पंचायती राज के बारे में डिस्कशन कहाँ पर किया गया है? तो अगर हम हिंदुस्तान के संविधान की बात करते हैं तो पंचायती राज संविधान में, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उस समय पर यह कॉन्स्टिट्यूशनलाइज यानी कि संवैधानिक नहीं था। तो ये संवैधानिक कब हुआ? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? संवैधानिक, अगर हम बात करें, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइज सो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कब हुआ? अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कब हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ था ये 1992 के अंदर। ये आपको जरूर याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ये संबंधित है पंचायती राज के संवैधानिक दर्जे से। यानी कि पंचायती राज को उस समय पर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा। तो अब पंचायती राज से रिलेटेड बहुत सारी कमेटीज़ बनी हैं। हम उन कमेटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है कि कमेटीज़ को याद कैसे किया जाए। तो मैं आपको दूंगा एक छोटी सी ट्रिक, और इस बात का मेरा दावा है कि आप उसके बाद कभी भी पंचायती राज से संबंधित कमेटीज़ भूल नहीं पाओगे। तो देखिए क्या है वो ट्रिक, उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कमेटीज़ बनी थी, फिर उसके बाद उन कमेटीज़ को विस्तार पूर्वक मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं जिससे आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि कमेटीज़ लर्न हमें कैसे रखनी है, हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम के अंदर कि किस कमेटी के बारे में बात हो रही है। सो देखिए, यहाँ पर ट्रिक है हमारे पास कि बलवंत ने अशोक को गुलाम बनाकर ठग लिया। तो देखिए, सिंपल सी ट्रिक है, ये ट्रिक है कमेटीज को याद करने की, सिंपल सी ट्रिक है। तो देखिए ट्रिक क्या है? ट्रिक सिंपल है कि बलवंत ने अशोक को राव का गुलाम बना करके ठग लिया। सो बलवंत ने अशोक को राव का गुलाम बना करके ठग लिया। तो देखिए यहाँ पर है कैसे, बलवंत से आ जाएगा आपका बलवंत राय मेहता कमेटी। उसके बाद बात करते हैं अशोक की, तो यहाँ से आ जाएगी अशोक मेहता कमेटी। राव की अगर हम बात करें तो जीवी के राव कमेटी। गुलाम के अंदर अगर हम बात करें तो LM सिंघवी कमेटी। उसके बाद ठग से अगर हम बात करें तो THU से होता है थंगुटन कमेटी, और G से होती है गाडगिल कमेटी। तो ये है पंचायती राज की सारी कमेटीज जो आपको याद रखनी है। तो ट्रिक बिल्कुल सिंपल सी है और छोटी सी है कि बलवंत ने अशोक को राव का गुलाम बना करके ठग लिया। उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा। तो अब इन्हीं कमेटीज को, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी और LM सिंघवी कमेटी और थंगन कमेटी और गाडगिल कमेटी, ये किस किस सन में कमेटियां बनाई गई, किस किस ने इसको बनाई, इनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, उन्हीं को अभी हम डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पहले पता हो कि कमेटीज़ कौन कौन सी हैं। तो कमेटीज़ अगर आपको पता है तो मतलब बहुत कुछ पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमेटी, कौन सी कमेटी बनी थी, इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहली कमेटी जो है वो है बलवंत राय मेहता कमेटी, क्योंकि ट्रिक के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि बलवंत ने अशोक को राव का गुलाम बना करके ठग लिया। तो सबसे पहली कमेटी है हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी। सो बलवंत राय मेहता कमेटी की जब हम बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता कमेटी ये कब बनी? इस कमेटी को बनाया गया था 1957 के अंदर। सो इस कमेटी की स्थापना हुई थी सन 1957 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने इस कमेटी को बनाया था। सो उस समय पर हुआ क्या, 1957 के अंदर इस कमेटी को बनाया गया। साल की शुरुआत में ही जनवरी के अंदर बना दिया गया था, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की नवंबर 1957 को। उसके बाद इसने क्या दिया, उसके बाद इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो थी 3 टायर पंचायती राज, PR से पंचायती राज सिस्टम।
इसका मतलब कि त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय, थ्री टायर मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम। सो इसकी इसने क्या की, अपना सजेशन दिया कि 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या होती है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है, जो पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करती है और हिंदुस्तान के अंदर जो भी डेवलपमेंट से संबंधित कार्य होना है उस पर विचार विमर्श करती है, उसका खाका तैयार करती है, उसको बोला जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने क्या किया, इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ये जो थी ये क्या हो गई, मंजूर हो गई। तो जैसे ही ये मंजूर हो गई, इसने कब इसको मंजूर किया, तो इसने मंजूरी दी ठीक जब ये स्थापित हुई थी जनवरी 1957 के 1 साल के बाद, यानी कि जनवरी 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसकी रिकमेंडेशन को मंजूर कर लिया। तो जब ये रिकमेंडेशन मंजूर हो गई तो फिर इसको हिंदुस्तान के अंदर लागू करने का कार्य शुरू हुआ। तो अब यहाँ से सवाल आता है कि सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था? तो सबसे पहले राज्य की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टेट ऐसी कौन सी थी जिसने पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था? तो सबसे पहली स्टेट के अंदर नाम आता है राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर नागौर जो है डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको अपनाया गया था, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं इसका उद्घाटन किया था। तो राजस्थान था पहला राज्य। किस डेट को उद्घाटन किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 के दिन नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ का उद्घाटन किया था राजस्थान के अंदर। फिर उसके बाद सेकंड स्टेट कौन सी बनी जिसने इसको अपनाया? अब पहली स्टेट अगर हमने देख ली, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सेकंड स्टेट कौन सी है, दूसरा राज्य कौन सा बना। तो दूसरे राज्य की यदि हम बात करें तो दूसरा राज्य यहाँ पर था आंध्र प्रदेश। सो ये 2 राज्य आपसे पूछ लिए जाते हैं पेपर के अंदर। यहाँ से सवाल आ जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था? तो सबसे पहला राज्य था राजस्थान। दूसरे नंबर पर कौन सा था? दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। उम्मीद है आप इसको याद रखोगे, भूलोगे नहीं। तो अब चलते हैं आगे। ये थी बलवंत राय मेहता कमेटी। अब नेक्स्ट कमेटी कौन सी है हमारी? देखिए ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या था कि बलवंत ने अशोक को राव का गुलाम बनाकर ठग लिया। अब नेक्स्ट कमेटी आपके पास आ जाती है अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट कमेटी आपके पास आ जाती है अशोक मेहता कमेटी। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि अशोक मेहता कमेटी को डिस्कस करने से पहले जो पंचायती राज सिस्टम अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर, जो 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ? राजस्थान से शुरू हुआ। अब 2 अक्टूबर को ही उसका उद्घाटन क्यों हुआ? 2 अक्टूबर अगर आप लोगों को याद हो तो गांधी जी का जो सपना था, गांधी जी का ड्रीम था कि पंचायतें होनी चाहिए, विलेज पंचायत। सो उस समय पर क्या था कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो गांधी जी के उस सपने को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर रख दिया गया था कि जब सरकार के पास इस चीज़ की आज़ादी होगी, मतलब फाइनेंशियली सरकारें इतनी स्ट्रांग होंगी कि वो पंचायती राज सिस्टम को अपना सके, तब ये कार्य कर लेंगे। सो उस समय पर ये उन्होंने गांधी जी को मतलब मेमोराइज करने के लिए 2 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया था। अब वो जो पंचायती राज सिस्टम था उसकी खामियों को ढूंढने के लिए कुछ सब कमेटीज बनाई गई थी। सो अशोक मेहता कमेटी क्यों बनानी पड़ी? इससे पहले सवाल ये आता है कि अगर बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट्स को मान लिया गया था तो फिर अशोक मेहता कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये क्यों पड़ी? तो इससे पहले कुछ सब कमेटीज बनाई गई थी जिनमें जैसे आप कोई नया काम शुरू करते हो तो उसके बाद आप उसकी जांच पड़ताल भी तो करते हो ना कि इसमें हमें क्या क्या नफ़ा नुकसान हो रहा है। तो उसी चीज़ की जांच करने के लिए कुछ सब कमेटीज बनाई गई थी। सो जिनको अशोक मेहता कमेटी से पहले पढ़ना जरूरी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जामिनर आजकल थोड़ा डिटेल में पूछते हैं। अगर उसने आगे सब कमेटी से कोई कमेटी पूछ ली कि बताइए सनातनम कमेटी जो है वो पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है कि नहीं है, और आपको पता ही नहीं है कि सनातनम कमेटी भी कोई थी या नहीं थी तो किस लिए बनाई गई थी, सो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं छोटी सब कमेटीज।
तो सब कमेटीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ तो मैं बताऊँगा कि कमेटी का नाम और उसके हेड का नाम, कि ये किसने बनाई और इसका हेड कौन था। तो देखिए, सबसे पहली कमेटी में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आया था पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन को जांचने के लिए। और इस कमेटी के जो हेड थे वो थे वी ईश्वरन, ये थे वी ईश्वरन। नेक्स्ट कमेटी जो बनाई गई वो बनाई गई कि न्याय पंचायत जो हैं वो सही प्रकार से चल रही हैं कि नहीं, न्याय पंचायत। सो न्याय पंचायत को जांचने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके हेड जो थे उनका नाम था जी.आर. राजगोपाल, जी.आर. राजगोपाल। नेक्स्ट कमेटी जो बनाई गई वो बनाई गई कि पंचायती राज सिस्टम का फाइनेंसिस कैसा है, फाइनेंशियली हालत इनकी कैसी है। तो पंचायती राज सिस्टम के फाइनेंस को जांचने के लिए, फाइनेंस यानी कि वित्तीय हालात इनके कैसे हैं, सो वित्तीय क्षमताओं को जांचने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड जो थे उनका नाम था के सनाथनम, के सनाथनम। अब एक और कमेटी बनाई गई जिसका निर्माण किया गया कि इलेक्शंस जो हो रहे हैं पंचायती राज के वो किस तरह से हो रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। सो पंचायती राज इलेक्शंस को जांचने के लिए जो कमेटी बनाई गई इसके भी हेड जो थे वो थे के सनातनम। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ जो सब कमेटीज़ या सब टीम्स बनाई गई थी पंचायती राज सिस्टम को जांचने के लिए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट की। फिर उसके बाद बनाई गई थी अशोक मेहता कमेटी। अब अशोक मेहता कमेटी कब बनाई गई, तो अशोक मेहता कमेटी की अगर हम बात करें तो ये कमेटी बनाई गई थी दिसंबर 1977 के अंदर। सो दिसंबर 1977 के अंदर अशोक मेहता कमेटी को अपॉइंट किया। किसने अपॉइंट किया, तो उस समय पर 1977 के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार तो गई थी और जनता सरकार आई थी। तो जनता गवर्नमेंट ने आते ही कांग्रेस की जो कार्य किए हुए थे उनको उलट दिया था। सो अशोक मेहता कमेटी बनाई गई कि पंचायती राज सिस्टम की भी जांच करो, आप लोगों की क्या रिकमेंडेशन है। सो पंचायती राज सिस्टम के बारे में अशोक मेहता कमेटी जो है उसने क्या दिया, उसने बोला कि 2 टियर सिस्टम लागू कीजिए। 2 टायर सिस्टम इसने दिया, द्विस्तरीय, इसको बोला जाता है द्विस्तरीय। सो द्विस्तरीय मतलब अभी जैसे त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय में क्या होता है कि सबसे पहले विलेज लेवल पर होता है, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पर होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसको हम बोलते हैं जैसे ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक समिति, उसके ऊपर होता है जिला परिषद। तो अभी 3 स्तर हैं। तो इसने रिकमेंडेशन दी द्विस्तरीय कि 2 स्तर होने चाहिए, उसने 1 स्तर बीच का हटा दिया। सो अब हुआ क्या कि अशोक मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो कहीं पर भी लागू नहीं हो पाई। क्यों नहीं लागू हो पाई, क्योंकि जनता गवर्नमेंट जो है वो गिर गई थी ड्यू टू कोलैप्स ऑफ जनता गवर्नमेंट। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये सरकार गिर गई और फलाना हो गया और इसलिए ये कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई, तो ये इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि एग्जामिनर आजकल इस तरह से सवाल पूछने लगा है कि 1977 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी जिसको जनता गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन जनता गवर्नमेंट के गिरने के पश्चात वो कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो मान्य नहीं की गई थी। तो ये कौन सी कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी थी। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस के अंदर आप लोग ना उलझो, इसलिए मैं इस चीज को समझा रहा हूं। सो अब हमारे पास अशोक मेहता कमेटी डिस्कस हो गई। तो देखिए ट्रिक के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था कि बलवंत ने अशोक को किसका गुलाम बनाया, राव का गुलाम बनाया। सो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कमेटी जो आ जाती है उसका नाम है G.V.K. राव कमेटी। सो G.V.K. राव कमेटी की अगर हम बात करें तो इसकी रिकमेंडेशंस जो हैं, छोटी छोटी बातें जो हैं वो एक्सेप्ट की गई और रिजेक्ट की गई, तो ऐसे ही हुआ। सो इस कमेटी को अपॉइंट कब किया गया था, सो इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था सन 1985 के अंदर, 1985 के अंदर। सो इसके बारे में बस यही इंपॉर्टेंट है कि इनको अपॉइंट कब किया गया था। अब नेक्स्ट जो कमेटी थी, राव का क्या किया, गुलाम बनाया। अब गुलाम से हमने किया था कि यहाँ पर LM सिंघवी कमेटी। अब LM सिंघवी कमेटी की अगर हम बात करें तो इसको किसने अपॉइंट किया था, LM सिंघवी कमेटी को अपॉइंट किया था उस समय के जो प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी ने। तो राजीव गांधी कब, सन 1986 के अंदर, इन 1986
1986 के अंदर किसने अपॉइंट किया था? राजीव गांधी की सरकार ने इसको अपॉइंट किया था। सो अब क्या है हमारे पास कि बलवंत ने अशोक को राव का गुलाम बना करके ठग लिया। अब ठग से हमने जो रिकमेंडेशन दी थी वो ये थी कि एक कमेटी आएगी थंगटुन कमेटी, थंगटुन कमेटी, और लास्ट जो कमेटी थी वो थी गाडगिल कमेटी। सो ये हमारे पास ट्रिक के अकॉर्डिंग हमारी कमेटीज कंप्लीट होती हैं। थंगटन कमेटी के बारे में बात करते हैं। तो थंगटन कमेटी क्या थी? ये पार्लियामेंट की एक कमेटी थी, मतलब संसदीय कमेटी थी, एक सब कमेटी पार्लियामेंट के अपॉइंट की हुई थी। इसको एक सब कमेटी के तौर पर अपॉइंटमेंट किया गया था, जिसको पंचायती राज सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जांचना था। सो इस कमेटी का निर्माण कब हुआ था? तो थंगटन कमेटी अपॉइंट की गई थी 1988 के अंदर। फिर ये जो गाडगिल कमेटी है, गाडगिल कमेटी को अगेन जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गाडगिल कमेटी को अपॉइंट किया, और गाडगिल कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो रिकमेंडेशन ही फाइनल रिकमेंडेशन बनी, जिनकी वजह से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब गाडगिल कमेटी की अगर हम बात करें तो किसने अपॉइंट किया था इसको भी कांग्रेस सरकार ने अपॉइंट किया था 1988 में। और इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो क्या थी? वो बेस बनी, बेस ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ लेता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर 73वां संविधान संशोधन किया गया था, सो ये किया गया था गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार। सो ये हैं आपके पास कमेटीज जो पंचायती राज सिस्टम से संबंधित हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ये समझ आ गया होगा कि कमेटीज कौन कौन सी हैं, कैसी कैसी हैं, कैसे इनको याद रखना है। तो चलिए अब आगे पंचायती राज सिस्टम से संबंधित कुछ बातें देखते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कैसे किया गया था, क्या क्या उस समय पर प्रोसीजर हुआ था। सो इसकी हम बात करते हैं अभी कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कैसे किया गया था। सो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज यानी कि संवैधानिक दर्जा किसी चीज को प्राप्त होना। तो उस समय पर हुआ क्या कि राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी उसने सबसे पहले 1989 के अंदर बिल को इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि संविधान का दर्जा ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। आप लोगों ने पार्लियामेंट का अगर वीडियो देखा हो तो उसके अंदर हमने देखा था कि लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, बिल्स चलते हैं संसद के अंदर। अगर वो बिल पास हो जाते हैं तभी कोई भी जो बिल है वो पास होने के बाद ही उसके बाद राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर करते हैं, और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के पश्चात वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू हो पाता है, कानून बन पाता है। तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के लिए जो प्रोसेस इनिशियल शुरू होगी वो कहाँ से होगी? संसद के अंदर बिल से। तो सबसे पहला बिल जो लेकर के आई वो कौन लेकर के आई? राजीव गांधी की सरकार। कब लेकर के आई? 1989 1989 के अंदर। कहाँ पर आया? 1989 के अंदर लोकसभा में लेकर के आई। कौन? राजीव गांधी की सरकार, राजीव गांधी की गवर्नमेंट, राजीव गांधी गवर्नमेंट ये इस बिल को लेकर के आई। तो इस बिल के अंदर क्या था? कुछ खामियां थी। तो जो ओपोजिशन था, विपक्ष था, उसने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। जब विरोध किया तो ये बिल पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हुआ क्या कि अगेन राजीव गांधी की सरकार चली गई। राजीव गांधी की सरकार के जाते ही नवंबर 1989 के अंदर अगेन वीपी सिंह की सरकार बिल को लेकर के आई। वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने क्या किया? बिल को पेश किया। कहां पर पेश किया? संसद के अंदर पेश किया। लेकिन नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो थी ये गिर गई, और जैसे ही सरकार गिरी तो बिल लैप्स हो गया। जब बिल लैप्स हो गया तो फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई। अब पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह की सरकार के बाद नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो हुए वो बने प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे वो आए, और उन्होंने क्या किया? जिस चीज पर यहाँ पर डिबेट थी, ओपोजिशन को विरोध था, उन्होंने उन पर विचार किया और उन तथ्यों को पलट दिया या खत्म कर दिया, लैप्स कर दिया। तो वहां से जैसे ही बिल के अंदर उन्होंने मॉडिफिकेशन करके बिल को नए सिरे से इंट्रोड्यूस किया, सो वहां पर बिल जो है वो एक्सेप्ट हो गया। सो बिल जो एक्सेप्ट हुआ वो कैसे एक्सेप्ट हुआ? वो हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। और उस समय पर किसकी सरकार थी? किसकी सरकार ने इसको पेश किया था? तो वो थी पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। सो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है वो क्या हुआ? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
यहाँ पर क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। सो ये इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, किसकी सरकार में प्राप्त हुआ। तो मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे बिल इंट्रोड्यूस हुए, फिर उसके बाद संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये लागू कब हुआ था। तो लागू होने की जो तिथि है इसकी, देखिए लागू कब हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। लागू कब हुआ, अब पास तो हो गया 1992 के अंदर, लेकिन लागू कब हुआ है। लागू होने की अगर हम तिथि की बात करें तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो ये जो दो डेट्स हैं, ये दो चीज़ें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि पंचायती राज सिस्टम को पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू कब किया गया। तो लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, यानी कि इट केम इनटू फोर्स इन 24 अप्रैल ऑफ 1993। अब हम बात करते हैं आगे कि 73वां संविधान संशोधन हमें कहता क्या है, इसके अंदर इसके इंट्रोड्यूस होने से संविधान के अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन से संविधान के अंदर क्या क्या बदलाव हुए, इनकी यदि हम बात करें तो देखिए क्या बदलाव आपके पास हुए हैं। देखिए सबसे पहले तो ये हुआ कि संविधान के अंदर नए अनुच्छेद कहाँ पर ऐड होंगे, पार्ट के अंदर ऐड होंगे। तो पार्ट के अंदर अगर ऐड होंगे तो कोई नई अनुसूची भी आएगी। सो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ अनुसूची, यानी कि शेड्यूल। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो किस शेड्यूल के तहत पंचायती राज सिस्टम आता है, तो पंचायती राज सिस्टम आया था 11th, एक नया 11वां शेड्यूल जो है वो संविधान के अंदर ऐड हुआ। अगर हम इसकी बात करें तो किस पार्ट के अंदर, पार्ट कौन सा है, किस पार्ट के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो नया पार्ट जो है संविधान के अंदर एक नया पार्ट जोड़ा गया। उस पार्ट का नाम क्या था, 9th पार्ट। 9वें पार्ट के तहत संविधान की 11वीं अनुसूची के अंदर कौन कौन से आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद इंट्रोड्यूस हुए। आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो कौन से नए अनुच्छेद इंट्रोड्यूस हुए, सो ये थे 243 से शुरू हो करके 243 ओ तक। सो यहाँ पर क्या है, ये है पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा, जो कहाँ से आया, 73वें संविधान संशोधन के तहत। वैसे जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तो उस समय पर पंचायती राज कहाँ पर था, उस समय पर था नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। सो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कहाँ पर था, ये आता है आपका अनुच्छेद नंबर 40 के तहत, जहाँ पर गांधी जी के जो गांधीयन प्रिंसिपल थे, गांधी जी के जो विचार थे उनको रखा गया है। जहाँ पर यह बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 40 के तहत हर एक गांव के अंदर विलेज पंचायत, न्याय पंचायत हो, ग्राम सभाएं हों। सो इस चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया ऐसे। सो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर ये बातें समझ आई हैं तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 73वें संविधान संशोधन के फीचर्स क्या हैं, पंचायत के पास क्या क्या पावर होती हैं, कैसे कैसे उनके इलेक्शंस होते हैं, किस तरह का पंचायती राज सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। क्या अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग द्विस्तरीय पंचायती राज सिस्टम आया, कि बलवंत राय मेहता कमेटी के अकॉर्डिंग त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम आया। सो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें पंचायती राज सिस्टम के अंदर फीचर्स की बात कर लेते हैं कि पंचायती राज सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स की यदि हम बात करें तो देखिए फीचर्स सबसे पहले विलेज लेवल पर देखते हैं कि रूट क्या है, मतलब नींव क्या है। अगर हम नींव की बात करें, फाउंडेशन यानी कि नींव, फाउंडेशन की अगर हम बात करें पंचायती राज सिस्टम की, तो फाउंडेशन के अंदर क्या आता है, तो फाउंडेशन के अंदर आती है ग्राम सभा। और ग्राम सभा कहाँ पर होती है, ग्राम सभा होती है गांव के स्तर पर, ग्राम के स्तर पर, यानी कि विलेज लेवल पर। किस तरह का सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पर सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो है त्रिस्तरीय, यानी कि 3 टायर सिस्टम। त्रिस्तरीय सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। त्रिस्तरीय सिस्टम कैसे, देखिए सबसे पहले ग्राम पंचायत, ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, ऊपर हो गया ब्लॉक समिति,
उससे ऊपर हो जाता है जिला परिषद। उससे ऊपर हो जाता है जिला परिषद। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि इलेक्शन से संबंधित क्या जिक्र किया गया है। अब देखिए यहां पर यह बात साफ साफ बोल दी गई थी कि इलेक्शन जो होंगे, चुनाव जो होंगे, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन शुड बी डायरेक्टली डन। मतलब इनका जो चुनाव किया जाएगा, तो चुनाव कैसे किया जाएगा, देखिए यहां पर क्या बोला गया है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स एंड चेयरपर्सन शुड बी डायरेक्टली डन। यानी कि जो मेंबर्स होंगे और जो चेयरपर्सन होंगे उनका चुनाव कैसे किया जाएगा, डायरेक्टली चुनाव किया जाएगा। देखिए अभी होता क्या है, मेंबर्स की अगर हम बात करें, मेंबर्स बोलते हैं पंचों को और चेयरपर्सन हो जाता है सरपंच। यहां पर आप देखिए कि गांव के स्तर पर क्या होता है, पंच और सरपंच का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर डायरेक्टली लोग वोट करते हैं, आप लोग डायरेक्टली वोट करते हो, राइट। इलेक्शन जो होंगे मेंबर्स के और चेयरपर्सन्स के ग्राम पंचायत लेवल पर वो डायरेक्ट होंगे। लेकिन ये जो दो हैं, जिला परिषद और ब्लॉक समिति, इसके केस में क्या बोला गया कि यहाँ पर मेंबर्स के जो इलेक्शन होंगे, मतलब इनके जो मेंबर्स होंगे उनके इलेक्शन तो होंगे डायरेक्टली, लेकिन जो इनके चेयरपर्सन होंगे, इनके जो चेयरपर्सन होंगे यानी कि इनके जो चेयरमैन होंगे, उनके जो इलेक्शन हैं वो इनडायरेक्ट होंगे। कैसे होंगे, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो मेंबर्स जिनका चुनाव आप करोगे डायरेक्टली, वो ही अपने चेयरपर्सन को चुनेंगे मीटिंग के अंदर, हाउस के अंदर। जैसे जिला परिषद के अंदर होता क्या है कि जिला परिषद के अंदर आप लोग चुनते हो डायरेक्टली मेंबर्स को, और फिर वो चुनते हैं अपने बीच में से ही एक को एज अ चेयरमैन, एज अ चेयरपर्सन। ये यहाँ पर बात की गई है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके चेयरपर्सन का चुनाव डायरेक्ट होता है, तो डायरेक्ट चुनाव होता है ग्राम पंचायत के चेयरपर्सन का। और जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो चेयरपर्सन होते हैं उनका चुनाव जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी कि उसके अंदर आप लोग डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हो। यहीं पर रिजर्वेशन का भी प्रावधान दिया गया है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट होंगी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होगा। अगर हम बात करें ड्यूरेशन, कार्यकाल, तो कार्यकाल के बारे में क्या बोला गया है कि कार्यकाल जो होगा वो होगा 5 साल। 5 साल तीनों स्तर पर, जिला परिषद का भी, ब्लॉक समिति का भी और ग्राम पंचायत का भी। तो कितना कार्यकाल इनका रहने वाला है, कार्यकाल इनका रहने वाला है 5 साल का। तो मान लीजिए अगर बीच में डिसोल्यूशन हो जाता है, पंचायत का डिसोल्यूशन हो गया, पंचायत अगर डिसॉल्व हो गई मतलब उससे पहले ही, समय से पहले, 5 साल से पहले अगर भंग हो जाती है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो उस केस के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होंगे। 6 मंथ का टाइम होता है आफ्टर डिसोल्यूशन। मतलब अगर एक बार भंग हो गई, पंचायत है या जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, तो उस डिसोल्यूशन यानी कि भंग होने की डेट से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव कराने होंगे। ऐसा प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। इलेक्शन के अंदर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं पंच बनूं या सरपंच बनूं, तो इलेक्शन के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना है, तो मिनिमम एज क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मिनिमम एज यानी कि कम से कम उम्र कितनी चाहिए, तो कम से कम उम्र चाहिए 21 साल। 21 साल यदि आपकी उम्र है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पंच भी बन सकते हो, आप सरपंच भी बन सकते हो। यहाँ पर जो उम्र दी हुई है वो दी हुई है 21 साल। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। यदि मैं बात करूँ डिस्क्वालिफिकेशन की, तो डिस्क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है, तो देखिए डिस्क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को कि वो पंच या सरपंच बन सकता है या नहीं, उसके जो कागज पत्र हैं उनको रद्द करने का अधिकार किसको दिया हुआ है। यहाँ पर साफ साफ ये अधिकार जो है वो दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा को। विधानसभा जो होगी राज्य की, वो क्या करेगी, वो समय समय पर कानून बनाती रहती है। जैसे आपने देखा होगा एजुकेशनल क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, ये सब
जो क्राइटेरिया है अलग अलग वो फिक्स करते रहेंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 5वीं पास है और वो चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? क्योंकि जो विधानसभा ने मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया है वो उस पर खरा नहीं उतर रहा है। अब डिस्क्वालीफाई करेगा कौन? क्या विधानसभा डिस्क्वालीफाई करेगी? नहीं। तो डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? डिस्क्वालीफाई करने का विधानसभा ने जो पारित किया है कानून, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं वहाँ के जिला अधिकारी। जिला अधिकारी यानी कि कलेक्टर। तो मान लीजिए किसी ने सरपंची का नॉमिनेशन भरा है और नॉमिनेशन जो है उसका वो रद्द हो जाता है, तो रद्द कौन करता है? उसको रद्द करता है डीसी। तो डीसी के पास ये पावर होती है। इसीलिए विधानसभा को ये डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिसाइड करने का यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। तो अब बात करते हैं और फीचर्स क्या हैं इसके। अगले फीचर्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे कैसे इलेक्शंस होंगे, इसके क्या कुछ उसके बारे में बताया गया है। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, इसको कौन डिसाइड करता है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आया है और इसका आंसर क्या होने वाला है। अब फीचर्स में अगली बात करते हैं कि चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन। इलेक्शन कराने का जो जिम्मा है वो छोड़ा गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन पर। राज्य चुनाव आयोग कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग को इलेक्शन कराने का जिम्मा सौंपा गया है। किसके? पंचायत हुई, ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक समिति होती है, जिला परिषद होते हैं, तो इन सब के इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब बात करते हैं कि पावर्स क्या मिली हुई है इनको। पावर्स किसको? ग्राम पंचायत को। पावर्स क्या है? तो देखिए 11वीं अनुसूची के अंदर 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची के अंदर 29 मैटर ऐसे दिए हुए हैं, 29 मैटर, 29 मुद्दे हैं, जैसे पानी से लेकर, ड्रेनेज से लेकर, सिंचाई व्यवस्था वगैरह, ये सब 29 मैटर हैं जो 11वीं अनुसूची के अंदर मेंशन्ड है। इन सब के ऊपर फैसला करने का अधिकार है। किसको अधिकार है? पंचायती राज सिस्टम को। ये यहाँ पर है उनकी पावर्स। अब बात करते हैं कि इनकी वित्तीय व्यवस्था को कौन देखता है। तो वित्तीय व्यवस्था की जांच करने के लिए गवर्नर साहब, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, वो क्या करते हैं? एक फाइनेंस कमीशन की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? फाइनेंस कमीशन की। कब करते हैं? हर 5 साल के बाद, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तो हर 5 साल के बाद गवर्नर साहब, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, वो एक फाइनेंस कमीशन बनाते हैं जो क्या करता है? हर 5 साल के बाद पंचायतों की वित्तीय जो क्षमताएं हैं उनकी जांच करता है और उस हिसाब से ग्रांट्स जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर राज्यों के अंदर तो 73वें संविधान संशोधन के तहत ये लागू हो गया, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर इसको कौन लागू करेगा? केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर तो राज्यपाल होते नहीं हैं, तो वहाँ पर कौन लागू करेगा? तो देखिए यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जिनको केंद्र शासन कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ पर कौन लागू करेगा? तो यूनियन टेरिटरी के अंदर इस चीज़ की जिम्मेवारी होती है भारत के राष्ट्रपति की। प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि यूनियन टेरिटरीज के अंदर इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो। तो अब ये बात करते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के तहत ये जो आया था पंचायती राज सिस्टम, क्या ये सभी राज्यों के अंदर एप्लीकेबल है? तो देखिए 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। उन 4 राज्यों के अंदर अब क्या हो चुका है? 2 तो बन चुके हैं एक राज्य तो बन चुका है, 2 यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो वो कौन सा है? देखिए जम्मू कश्मीर जो है, J&K, ये अब क्या हो गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पर इनका अपना, जम्मू कश्मीर का एक अपना बना हुआ था जो पंचायती राज सिस्टम के लिए था। अगले और कौन से ऐसे राज्य हैं? तो राज्यों की अगर हम बात करें तो 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये लागू नहीं है। वो 3 राज्य कौन से हैं? एक है नागालैंड, एक है मेघालय और एक है मिजोरम। 3 राज्य हमारे पास ये हो जाते हैं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। इनके अंदर क्या है? ये लागू नहीं है।
तो यहाँ पर अगर ये लागू नहीं है तो फिर क्या लागू है? देखिए यहाँ पर ट्राइबल जनसंख्या है, मतलब ट्राइब्स रहती हैं, अलग अलग जनजाति रहती हैं। तो अगर अलग अलग जनजाति होती हैं तो अलग अलग जनजाति के संरक्षण के लिए वहाँ पर थोड़े कानून भी अलग बनाए जाते हैं। इसका आपको अगर पता हो तो 5वीं अनुसूची के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स का और शेड्यूल एरिया का अलग से एक प्रावधान दिया गया है, तो उस प्रावधान के तहत यहाँ का संचालन होता है। सो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि ये कहाँ पर लागू नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है सवाल, तो इसीलिए इनका आपको ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आती है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है अभी, कि किसके अंदर, पंचायती राज सिस्टम के अंदर औरतों को कितना आरक्षण मिला हुआ है। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वुमेन के लिए आरक्षण कितना है। सो रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो 73वें संविधान संशोधन के तहत लेडीज़ को 1/3 आरक्षण यहाँ पर प्रावधान 1/3 आरक्षण का दिया हुआ है। सो ये आ जाता है आपका पंचायती राज सिस्टम के फीचर्स के अंदर। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, ये सारा आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो भी आपके फीचर्स हैं, जितना भी 73वें संविधान संशोधन के तहत हो सकता है वो मैंने सारा कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब एक लास्ट टॉपिक बता देते हैं कि जहाँ पर जनजातियाँ होती हैं तो यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम कैसे लागू होता है। सो यहाँ के लिए एक अलग से प्रावधान है जिसको बोलते हैं पीसा एक्ट। इसका नाम है पीसा एक्ट। तो पीसा एक्ट क्या होता है, पीसा एक्ट के बारे में बात करते हैं। पीसा एक्ट भी पंचायती राज से संबंधित है। पीसा एक्ट, तो देखिए इसको बोला जाता है पीसा एक्ट 1996। पीसा एक्ट 1996। अब पीसा एक्ट 1996 इसका मतलब क्या हुआ? तो पीसा के अंदर देखिए, पी से होता है प्रोविजन, प्रोविजन, ई से होता है एक्सटेंशन, ई से होता है एक्सटेंशन, एस से होता है शेड्यूल्ड, सॉरी, ए से होता है एरिया। सो ये देखिए, ये होता है प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। सो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी जनजातियाँ होंगी, शेड्यूल्ड एरिया होंगे, तो शेड्यूल्ड एरिया किसके अंडर कवर होते हैं? तो शेड्यूल्ड एरिया जो कवर होते हैं ये कवर होते हैं 5वीं अनुसूची यानी कि 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। सो 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर ये कवर होते हैं तो 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही इसका प्रावधान, इसका संचालन किया जाता है। सो यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पीसा एक्ट एट प्रेजेंट कितने राज्यों के अंदर लागू है, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जनजातीय आबादी है। तो किन राज्यों के अंदर ये लागू है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस समय पर 10 स्टेट हमारे ऐसे हैं जहाँ पर पीसा एक्ट लागू है। कहाँ पर लागू है? 10 राज्यों में, 10 स्टेट, 10 राज्य हमारे अभी के समय में ऐसे हैं जहां पर पीसा एक्ट 1996 लागू है। सो इसके बारे में आपको बस इतनी ही जानकारी हो उतना उचित है, क्योंकि ये आपसे इतने ही सवाल पूछ सकता है, यहाँ से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ होंगे तो वहाँ पर लागू क्या होता है? तो वहाँ पर लागू होता है पीसा एक्ट 1996। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की। सारे अनुच्छेद हमें याद नहीं करने हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे जिनसे हमें पता चल सके कि यहाँ पर इसको कैसे कैसे हमें लर्न करना है, किस किस के बारे में हमें पता होना चाहिए। सो अनुच्छेद आपको पता है कि 243 से शुरू होकर के 243 ओ तक जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला अनुच्छेद आ जाता है, अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 243 ए। सो 243 ए, तो ए यानी कि बेस से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो बेस क्या है पंचायती राज सिस्टम का? ग्राम सभा। सो ग्राम सभा का डिस्कशन कहाँ पर किया गया है? 243 ए के अंदर। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं 243 सी। तो देखिए सी से यहाँ पर हो जाता है कंपोजिशन, सी से हो जाता है कंपोजिशन। सो ये हो जाता है कंपोजिशन ऑफ पंचायत। पंचायतों की कंपोजिशन क्या क्या होगी इसके बारे में अगर दिया गया है तो वो दिया गया है सी से। नेक्स्ट आ जाता है 243 डी। तो डी से हमारे पास आ जाता है प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑफ
सीट्स। तो आप डी से याद रख सकते हो, डी से मतलब डिजर्व। तो डिजर्व कौन करते हैं? डिजर्व वो करते हैं जिनके पास उस चीज़ की कमी हो। तो जिसके पास कमी है तो उन्हीं को आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो आप इसको याद रख सकते हो कि 243 डी यानी कि डिजर्व कौन करते हैं? सो ये संबंधित है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स से। सो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 243 एच की। सो पंचायतें जो होती हैं वो सबसे एक इम्पोर्टेंट टैक्स लगाती हैं, चूल्हा टैक्स, जिसको बोला जाता है चूल्हा टैक्स। चूल्हा टैक्स यानी कि हाउस टैक्स। सो एच से आप याद रख सकते हो, एच मीन्स हाउस यानी कि चूल्हा टैक्स। सो यहाँ पर ये जो होता है ये होता है पावर टू इम्पोज टैक्स। सो टैक्स लगाने का जो प्रावधान है ये आप यहाँ से याद रख सकते हो कि 243 एच, एच मतलब हाउस, हाउस मतलब चूल्हा, चूल्हे के अंदर टैक्स लगाना। सो चूल्हा टैक्स से आप ये चीज़ याद रख सकते हो, पावर टू इम्पोज टैक्स। अब एक और लास्ट जो आर्टिकल है, अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है वो है 243 के। 243 के जो संबंधित है ये संबंधित है इलेक्शंस ऑफ पंचायत, पंचायतों के इलेक्शन से संबंधित। सो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 5 आर्टिकल बताए हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। ज़्यादा गहराई के अंदर वो नहीं जाते हैं क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद क्या है और उसके तहत क्या हो रहा है इतना ही पता हो, बस उतना ज़रूरी है। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए और इसकी तैयारी करते रहिए और अपना एग्ज़ाम जो भी आ रहा है उसके हिसाब से आप देखिए कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है और सिर्फ स्मार्ट स्टडी कीजिए, उतना ही पढ़िए, अपना एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और अपनी जॉब पर जाइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।